नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं अखिलेश आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 17 पढ़ाऊंगा। पाठ 17 जिसका नाम है बल एवं यंत्र, यानी बल, फोर्स एंड यंत्र मतलब मशीनें, मशीनरीज, जो भी मशीन होती हैं। ठीक, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस पाठ में। बल क्या होता है हमें पता है, बल क्या चीज़ होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो उस कार्य को करने में हमें बल लगाना पड़ता है। हाँ, सोचना छोड़ के, सोचना एक कार्य है जिसमें हमको बल नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, लेकिन ऊर्जा फिर भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए शरीर में, तभी तो बल लगेगा। कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए बल तो चाहिए ही चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा है तभी हम बल लगा पाएंगे, कोई कार्य कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इन सब का संबंध किस तरह से, ऊर्जा शरीर में है तभी आप कार्य कर पाएंगे, और अगर कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बल लगा रहे हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो क्या है, मेरे शरीर में ऊर्जा यानी बोलने भर की ऊर्जा है तभी मैं बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब बल लग रहा है। कैसे? अंदर की मांसपेशियों, जो हमारे शरीर के अंदर की फेफड़े हैं, गले हैं और मुंह है, ये मांसपेशियाँ क्या हो रही हैं, हिल रही हैं। तो मांसपेशियों के हिलाने में बल लगता है, तो इसका मतलब बल लग रहा है। लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता। ठीक है, हमें महसूस क्या होता है, जब हम कोई भारी सामान उठाते हैं, ठीक, तो हम कहते हैं कि हम बल लगा रहे हैं। हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को और विस्तार से समझेंगे ये सारी चीज़ें। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और सोशल जितने सोशल मीडिया हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन लिंक पे अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पे ज्वाइन करने के लिए इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक के द्वारा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी पाठ की पीडीएफ फाइल और जो भी अभ्यास प्रश्न हम हल करेंगे उसकी पीडीएफ फाइल आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 17 यानी पाठ 17 जिसका नाम है बल एवं यंत्र। ठीक, बल एवं यंत्र। पहले तो देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें इस पाठ में पढ़नी है। देखिए, पहले तो जानना है बल, बल क्या होता है, फिर बल के प्रभाव, और फिर बल के प्रकार। उसके बाद घर्षण बल का उपयोग एवं हानियाँ। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल क्या होता है, उसके लाभ क्या हैं, उपयोग क्या हैं, हानियाँ क्या हैं, ये जानेंगे। मशीन, मशीन क्या होता है, किस चीज़ को हम मशीन कहते हैं। सरल मशीनों के प्रकार एवं उपयोगिता। सरल मशीन क्या होती हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, इनके प्रकार क्या हैं। और आखिरी में मशीनों की देखभाल एवं रखरखाव, यानी जो मशीनों की देखभाल हम हमें कैसे करनी चाहिए, इनका रखरखाव कैसे करना चाहिए ताकि वो खराब ना हो और चलती रहें और खराब कम हो, ठीक है, या ना हो। ठीक है, तो ये देखभाल हम कैसे रखेंगे मशीनों की, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए बल क्या है। देखिए आपने हो सकता है आपने बहुत सारे खेल खेले होंगे। अगर आपने बैट बॉल या फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे गेम खेले हैं, ये सारी चीज़ें खेली हैं, इस प्रकार के खेल, तो क्या होता है, बॉल को, जो गेंद होती है उसको हम हाथ से फेंकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने अपने हाथ से बल लगाया, ताकत लगाई और उस गेंद को फेंक दिया। ठीक, तो गेंद दूर तक कहीं चली गई। अब मान लेते हैं कि जो बॉल है, गेंद है, उसको हमने हल्के हाथ से ऐसे फेंका, तो वो कुछ दूर तक गई। और फिर हमने दूसरी बार दूसरी गेंद उठाई और उसको पूरी ताकत से फेंक दिया, मतलब पूरी ताकत लगा के फेंक दिया। तो आपने देखा कि जब हम बल कम लगाते हैं तो कार्य थोड़ी दूर तक ही होता है या थोड़ा होता है, और जब पूरा अधिक बल लगाते हैं तो कार्य ज़्यादा, यानी बल, जो गेंद है हमारी वो ज़्यादा दूर तक जाती है, कार्य ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हम बल का अधिक प्रयोग करेंगे तो हम अधिक कार्य करेंगे,
कम प्रयोग करेंगे तो कम कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे बल। अनुभवों के आधार पर स्मरण कीजिए कि क्रिकेट या फुटबॉल खेलते समय आप गेंद को गतिशील बनाने अथवा उसे रोकने के लिए क्या करते हैं। कोई गेंद है, फुटबॉल है, तो उसको वो कहीं रखी पड़ी हुई है ऐसे फील्ड में, तो उसको जब तक हम पैर से नहीं मारेंगे तब तक वो गतिशील तो होगी नहीं। ठीक, और कोई गेंद ऐसे लुढ़कते हुए आ रही है तो उसको हमें पैर से रोकना पड़ेगा या हाथ से, जैसे भी रोकना हो, तो हम बल लगाएंगे तभी वो गेंद रुकेगी। ठीक है, किसी गतिशील गेंद को और गति देने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, गेंद की दिशा को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। अब गेंद आ रही है तो उसकी दिशा को हम कैसे परिवर्तित करते हैं। गेंद अगर ऐसे कोई फेंक दिया तो ऐसे हम पकड़ेंगे और उसको दूसरी तरफ फेंक देंगे, तो क्या हुआ, गेंद की दिशा परिवर्तित हो गई। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारे कार्य करने के लिए, ये सब कार्य अगर हम करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या होगा, इसमें हमको धक्का देने, रोकने, खींचने, ये सब क्रियाएं करके ही हम गेंद की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। किसी स्थिर गेंद को गति प्रदान कर सकते हैं या किसी गतिज जो गेंद गतिशील है उसको स्थिर अवस्था में ला सकते हैं। तो या तो हम उसको धक्का देंगे या रोकेंगे या खींचेंगे, यही क्रिया करके हम ये सारे काम कर सकते हैं। और ये क्रियाएं जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, यही होता है बल, इसी को हम बल कहते हैं। ठीक, ये जो प्रयास हम खींचने का, धक्का देने का या रोकने का करते हैं, इसी को हम बल कहते हैं। ठीक, अब देखिए बल में कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए। एक वस्तु जिस पे बल लग रहा है और दूसरा वस्तु क्या है, जो बल लगा रही है। एक वस्तु होगी जिस पे बल लग रहा है, दूसरी जो वस्तु बल लगा रही है। जैसे अभी गेंद कहीं रखी हुई है, क्रिकेट बॉल है वो रखी हुई है, तो उसको हम जब उठाएंगे तो यानी हमने बल लगाया, किस पे लगाया, गेंद पे लगाया। तो दो वस्तुएं हुई ना। अब हम ऐसे खड़े रहें तो अकेला वस्तु तो कभी बल लगाएगा नहीं, कोई काम करेंगे आप तभी तो बल लगेगा। ठीक, तो यही होता है, कोई कार्य करेंगे तभी बल लगेगा। ठीक, देखिए क्या हो गया, दो वस्तुएं होंगी, एक वस्तु पे बल लगेगा और दूसरी वस्तु बल लगाएगी। तो वही यहाँ कह रहा है, देखिए पहला, बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होनी आवश्यक है। पहला, वस्तु जिस पर बल लगाना है, यानी जिस वस्तु पे बल लगाना है, और दूसरी वह वस्तु जो बल आरोपित करती है। आरोपित का मतलब जो बल लगा रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक तालिका दी है, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो कार्य हैं, जैसे दरवाज़ा खोलना या बंद करना, तो इसमें क्या होता है, आप धक्का देते हैं या खींचते हैं। तो आप जब दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या करते हैं, खोलते हैं तो दर हम खींचते हैं, और बंद करते हैं तो धक्का देते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ करके आप समझ सकते हैं कि हम किस जगह पे धक्का देते हैं, किस जगह पे खींच के कार्य को करते हैं। झंडा फहराते हैं तो झंडा फहराने में जो रस्सी होती है उसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। कुएं से पानी की भरी बाल्टी खींचते हैं, तो खींचना लिखा है तो जाहिर सी बात है इसको खींचते ही हैं। कुएं से खींचेंगे तभी तो पानी बाहर निकलेगा। सामान से लदी हुई ट्राली को चलाना, तो ट्राली भी क्या होगी, ट्राली को भी, जो सामान से लदी ट्राली है तो उसको अगर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ तो ट्रैक्टर उसको खींचेगा, तो यहाँ भी खिंचाव पैदा हुआ। तो धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं बल। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, बल वह कारक है, यानी बल वो चीज़ है, इसमें धक्का और खिंचाव दोनों को गिना जाता है। ठीक है, तो बल वह कारक है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। यानी एक वस्तु, जैसे हम दूसरी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, जैसे गेंद। ठीक, तो बल वह कारक है जो जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पे आरोपित करती है। अब बल के प्रभाव क्या होते हैं, देखिए बल के प्रभाव, जब आप स्थिर गेंद पर हाकी या छड़ी द्वारा बल लगाते हैं, जैसे एक गेंद रखी हुई है और उस पे हाकी से हम मारते हैं। ठीक, वही कह रहा है। तो
गेंद गतिमान हो जाती है। गेंद जब हॉकी से आप बॉल पे मारेंगे तो गेंद गतिमान हो जाएगी। फिर गोलकीपर गोल की ओर आती हुई फुटबॉल को किस प्रकार रोकता है? तो गोलकीपर जो होता है, देखिए ये गोलकीपर है, ये फुटबॉल आ रहा है, कैसे रोक रहा है? हाथ से ऐसे करके, ठीक है, दोनों हाथों से बल लगा रहा है। गेंद को गोल में जाने से रोकने के लिए वह हाथ द्वारा रोकने का प्रयास करता है। उचित मात्रा में बल लगाने की गति करती हुई गेंद रुक जाती है, यानी उस गेंद को रोकने के लिए हमें जितनी मात्रा में बल चाहिए, हम उतनी मात्रा में बल लगाते हैं और वो गेंद रुक जाती है। ठीक है। बल लगाकर गति करती हुई वस्तु की चाल कम कर सकते हैं। साइकिल के पैडल पर जब आप पैर से धक्का मारते हैं, यानी जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम पैडल मारते हैं, कहते हैं ना साइकिल का पैडल। तो साइकिल का जब पैडल मारते हैं तो हम पैडल पे बल लगाते हैं पैर से, और साइकिल हमारी गतिमान हो जाती है, यानी चलने लगती है। अब यहाँ आप देखिए कि जब हम पैडल आराम से मारते हैं, यानी आराम से मारते हैं, तो हमारे साइकिल की गति आराम से रहती है, धीमी रहती है। और जब वही पैडल की हम जल्दी जल्दी मारने लगते हैं, बहुत ताकत लगा के पैडल चलाते हैं, तो हमारी साइकिल तेज चलने लगती है। ठीक है। तो हम बल के द्वारा वस्तु की गति बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है, अथवा किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, है ना, जैसे कोई गेंद आ रही है, तो गेंद अगर आ रही है तो हम उसको अपने हाथ से पकड़ के रोक सकते हैं, यानी हमने बल लगा के उस गतिमान गेंद को स्थिर अवस्था में डाल दिया बल लगा के। कोई स्थिर गेंद है, गेंद रखी हुई है, अब उसको हम उठा के फेंक देते हैं, तो क्या हुआ? स्थिर गेंद को हमने गतिमान बना दिया, तो वस्तु की स्थिति बदल गई ना। और फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो आपने देखा होगा, फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल आती है तो उसको लोग पैरों से इधर उधर मार के खेलते हैं, तो वहाँ दिशा भी परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बल लगाकर हम किसी स्थिर वस्तु को गतिमान बना सकते हैं और किसी गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकते हैं। ठीक है। या किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी कोई भी गतिमान वस्तु है तो उसकी चाल में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कोई दौड़ रहा है तो हम उसके पैर को टांग अड़ा दें, तो क्या होगा? गिर जाएगा, यानी हमने बल लगाया और वो गिर गया। ठीक है। अवरोध उत्पन्न कर दिया, हमने क्या किया? अवरोध उत्पन्न किया, तो वो इंसान गिर गया। ठीक है। तो यही है कि बल लगाकर हम स्थिर अवस्था को गति अवस्था में और गतिज अवस्था को स्थिर अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बिंदु और है, देखिए, बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए इस चित्र को देखिए, आप समझ जाएंगे। जब कोई गेंदबाज गेंद फेंकता है तो बैट्समैन क्या करता है? बैट्समैन बैट से गेंद को मारता है और गेंद किसी दूसरी दिशा में जाती है। तो इससे क्या हुआ? बैट्समैन ने बैट के द्वारा बल लगाया और उस गेंद की दिशा को परिवर्तित कर दिया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बल लगाकर हम गतिमान वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, या गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये अगली चीज़ आप जान गए यहाँ पे। ठीक। एक तो बल लगाकर हम किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिमान में और गतिमान अवस्था से स्थिर अवस्था में ला सकते हैं, और बल लगाकर हम गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ देखिए ने सीखी। अब आगे देखते हैं। देखिए, बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो है आपका जो कॉपी के हमारी कॉपी होती है, उसमें जो पन्ने होते हैं, अगर हम पन्ना उसमें से फाड़ लें और उसको ऐसे खूब मरोड़ दें, एकदम मरोड़ दें, ठीक, तो आप देखेंगे जब कॉपी में वो पन्ना था तो एकदम प्लेन था, बराबर था, और जब हम उसको एक से मरोड़ देते हैं तो क्या होता है? उसमें सिकुड़न आ जाती है। तो उस कागज़ की आकृति में परिवर्तन हो गया ना।
अब देखिए, ऐसे स्पंज है, स्पंज होता है ना, वो फॉर्म जिसको बोलते हैं, जैसे सोफे में लगता है, सोफे में जो सोफा सेट होता है उसमें कुर्सी, सोफा वाला कुर्सी होता है, उसमें लगा होता है, लोग उस पे बैठते हैं, ठीक है। तो उसमें जो फॉर्म लगा होता है उसको हम जब दबाएंगे हाथ से तो क्या होगा, अभी ये देखिए यहाँ पे जो चित्र है, ये देखिए, ये फॉर्म है, ये नॉर्मल अवस्था में था, सामान्य अवस्था में, जब हाथ से उसको दबाया गया तो क्या हुआ, यहाँ पे गड्ढा हो गया, ठीक। जैसे ही हाथ हटाएंगे तो वो फिर से अपनी आकृति में आ जाएगा, लेकिन जब इस पे बल लगाया जा रहा है तब तक इसने अपनी आकृति यानी अपना शेप बदल दिया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमको ये पता चल गई कि बल द्वारा हम किसी वस्तु की आकार और आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं बल के प्रकार पे, ठीक। बल के प्रकार पे तो देखिए, यहाँ पे एक तो एक चीज़ समझिए, अक्सर हम लोग विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बदमाशी हो जाती है हमसे, तो कभी कभी हमको उसके लिए सज़ा मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारे टीचर होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, वो हमको मारते हैं। तो कुछ टीचर होते हैं, कुछ अध्यापक होते हैं जो हमको हाथ से मारते हैं। तो जब हाथ से मारते हैं तो इसका मतलब हाथ से सीधा संपर्क हुआ, हमको सीधा तौर पे हमारी पीठ पे मारते हैं हाथ से, तो सीधा संपर्क हुआ, ठीक। इसको कहते हैं क्या, सीधा संपर्क। अब वहीं कुछ टीचर होते हैं जो डंडा लेके मारते हैं, छड़ी से मारते हैं, तो उससे क्या होता है, छड़ी, टीचर अपने हाथ से छड़ी पकड़ता है और आपको मारता है। तो ये इनडायरेक्ट हुआ, यानी ये सीधा संपर्क नहीं कहते इसको। तो ऐसा ही कुछ होता है बल के प्रकार, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिया है, देखिए देखिए, टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाने पर टूथपेस्ट बाहर क्यों निकलता है, तथा चुंबक के निकट अलग अलग स्थान पर चुंबकीय सुई रखने पर उसमें विक्षेप क्यों होता है। चलिए ये देखते हैं, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये देखिए टूथपेस्ट का ट्यूब है ना, इसको हाथ से पकड़ के दबा रहा है, जो भी है हाथ से पकड़ के दबा रही है ना, ये लड़की दिख रही है ना, ये दबा रही है, तो जो ट्यूब के अंदर टूथपेस्ट है वो बाहर निकल रहा है। देखिए, टूथपेस्ट की ट्यूब को हाथ से दबाने पर जो बल लगता है, दबाने पर बल लगने पर टूथपेस्ट बाहर निकलता है, जबकि चुंबकीय सुई में विक्षेप चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के कारण होता है। क्या हुआ, टूथपेस्ट को हाथ से दबाया गया, लेकिन चुंबकीय जो सुई थी उसमें विक्षेप चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। ये आप कक्षाओं में पढ़ चुके हैं या चुंबकीय पाठ में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चुंबकीय विक्षेप क्या होता है। अब देखिए, टूथपेस्ट निकालने के लिए आपके हाथ और ट्यूब के मध्य सीधे या प्रत्यक्ष संपर्क बल होता है, इसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष संपर्क बल, या इसी को सीधे संपर्क बल भी कहते हैं, सीधा संपर्क बल, ठीक। तो देखिए, जब बल लगाने वाली वस्तु तथा जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो तो ऐसे बल या ऐसा बल संपर्क बल कहलाता है। सेम वही चीज़ है कि जब आपको टीचर हाथ से मारता है तो वो ऐसे सीधा संपर्क हुआ ना, आपके शरीर का और टीचर के हाथ का। तो ऐसा ही बल है कि जब हम किसी भी वस्तु पे अपने हाथ से या सीधा संपर्क लगाते हैं, सीधा बल लगाते हैं, तो उसे सीधा संपर्क बल कहते हैं या संपर्क बल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए, चुंबक के निकट अलग अलग स्थान पर चुंबकीय सुई की दिशा में परिवर्तन बिना प्रत्यक्ष संपर्क के होता है। अब देखिए, ये चुंबक है, लेकिन ये जो सुई है ये कहीं चुंबक से संपर्क में नहीं है, यानी चुंबक से टच नहीं है। सुई यहाँ यहाँ दूर दूर रखी है, लेकिन फिर भी ये अब सुई में विक्षेप होता है, यानी सुई हिलती है, तो ये चुंबकीय बल है। लेकिन हुआ क्या, ये सीधे संपर्क में नहीं है, सुई जो है हमारी वो चुंबक से सीधे संपर्क में नहीं है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो और वह वस्तु बल लगाने वाली वस्तु के संपर्क में ना हो तो ऐसा बल असंपर्क बल कहलाता है। यानी वही उदाहरण कि जब टीचर हमको डंडा लेके मारे तो इसका मतलब टीचर का हाथ और हमारे शरीर का तो संपर्क हुआ नहीं,
लेकिन डंडे का संपर्क हुआ, यानी वो अप्रत्यक्ष रूप से हमको मार रहा है। ठीक, यानी इसको हम कह सकते हैं असंपर्क बल, यानी चुंबक और जो हमारा वस्तु है उसके बीच में कोई संपर्क यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बल को फिर भी बल का अनुभव हो रहा है। ठीक है, बल का अनुभव हो रहा है तो इसलिए हम इसको असंपर्क बल कहते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चला कि बल दो प्रकार के होते हैं, पहला संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। ठीक, दो प्रकार के बल पता चल गए। अब हम आते हैं संपर्क बल। संपर्क बल, देखिए संपर्क बल क्या होता है आप जान ही चुके हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो संपर्क बल कई प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं पेशीय बल। पेशी क्या होती है? पेशीय, पेशीय का मतलब जो हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं उन्हें हम पेशीय कहते हैं। ठीक, तो मांसपेशियों को ही पेशियां कहा जाता है। देखिए, जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। हम कोई भी वस्तु उठाते हैं, कुछ खींचते हैं, किसी को धक्का देते हैं तो हमारे हाथ में या हमारे शरीर के अंगों में खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, या मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। तो हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को पेशीय बल कहते हैं। बैल द्वारा गाड़ी खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना आदि पेशीय बल के उदाहरण हैं। तो ठीक है, पेशीय बल क्या होता है आप जान गए, यानी हमारे शरीर में जो भी मांसपेशियां हैं उनके इस्तेमाल से जब हम कहीं कोई बल लगाते हैं तो उसे हम पेशीय बल कहते हैं। चलिए, अब आते हैं घर्षण बल। यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? हम गिर पड़ेंगे। जो भी है, पैर के छिलके पे, सॉरी, केले के छिलके पे जब पैर पड़ता है तो वो फिसल जाता है, यानी स्लिप करता है। क्यों करता है? ऐसे ही होता है क्योंकि जो केले का छिलका होता है वो चिकनाई चिकना होता है, एकदम चिकनाई पैदा कर देता है, और जैसे ही हमारा पैर केले के छिलके पे पड़ता है तो चिकना होने के कारण हमारा पैर फिसल जाता है। चलिए, इसी प्रकार कैरम बोर्ड पे पाउडर छिड़कने से गोटियां बहुत तेज फिसलती हैं। कैरम बोर्ड खेलते हैं जब तो उसमें हम पाउडर छिड़कते हैं ताकि जो गोटी है उसमें गीटियां होती हैं वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से फिसलें, इसलिए डालते हैं। यदि आटा चक्की में जो पट्टे होते हैं घिस जाए तो क्या होगा? चक्की नहीं चलेगी। आटा चक्की क्या होती है? ऐसे पट्टा लगा होता है ना, और पट्टा वो घूमता रहता है, तभी तो चक्की चलती है। अगर उसमें जो वो पट्टा घिस जाएगा तो क्या होगा? वो चक्की चला ही नहीं पाएगा। देखिए, यदि हम पैदल चल रहे हो और अचानक केले का छिलका हमारे पैरों के नीचे आ जाए तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि केले के छिलके में चिकनाहट होने के कारण घर्षण बल कम हो जाता है। क्या चीज़ कम होता है? घर्षण बल, यानी जो हमारा फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो कम हो जाता है चिकनाहट के कारण। किसके कारण कम होता है? चिकनाहट के कारण। ठीक है, इस प्रकार कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से बोर्ड पर घर्षण बल कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप गोटियां तेजी से कैरम बोर्ड पर फिसलती है। इसी प्रकार आटा की चक्की में पट्टे घिसने पर घर्षण बल कम होने के कारण चक्की गति नहीं करती। तो जब पट्टे घिस जाते हैं तो वो घर्षण बल सही से लगता नहीं पट्टियों में, और हमारी आटे की चक्की फिर वो घूमती नहीं। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। अभी घर्षण बल होता क्या है? अभी आपने देखा कि घर्षण बल कम होने के कारण हम, कोई भी इंसान फिसलता है। ठीक है, या कई ऐसे काम नहीं होते, जैसे आटे की जो चक्की का जो पट्टा होता है, अगर घर्षण बल कम हो जाएगा तो वो नाचेगा नहीं। तो घर्षण बल क्या होता है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा तल है, यानी फर्श है, ज़मीन है, और इस ज़मीन पे ये एक हमारा मान लीजिए कोई चप्पल है। तो अगर इस चप्पल के तल, जो चप्पल का निचला तल है, यानी जो वो तल जो ज़मीन से संपर्क में रहता है, ज़मीन से छुआ हुआ रहता है, तो ज़मीन और चप्पल के जो तल है उसके बीच में एक ऐसा बल लगता है जो हमारे बल, यानी जो हम बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में लगता है।
यानी अगर हम आगे को चल रहे हैं तो वो बल पीछे की तरफ को लगेगा उस चप्पल में। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को संपर्क बल घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए जहाँ किताब रखी हुई है, ये मेज है, तो मेज और किताब का संपर्क तल है, तो किताब इस तरफ को सरक रही है, लेकिन जो घर्षण बल है वो इस तरफ को लग रहा है। ठीक है, किताब की सतह पे इस तरफ को लग रहा है घर्षण बल। किताब इस तरफ को सरक रही है, तो घर्षण बल किस तरफ को लगेगा? इस तरफ को लगेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं घर्षण बल। यानी जिस तरफ वस्तु गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं दूसरे पे, असंपर्क बल। अभी संपर्क बल देखे हम, अब देखते हैं असंपर्क बल। देखिए ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं गुरुत्वीय बल। देखिए पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ये हम सभी को पता है कि पृथ्वी जो है वो हर एक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं, यानी ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है। गुरुत्व बल के लिए वस्तु एवं पृथ्वी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है। जैसे अभी ये वस्तु है, ये पेन है हमारा, ठीक, पेन हवा में है, लेकिन इस पे भी क्या है, इस पे भी गुरुत्व बल लग रहा है। जैसे ही हम इस पेन को ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसा है ना, ये गिर जाएगा नीचे। यानी ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी ने पकड़ के खींचा है, इस पेन को पकड़ के तो खींचा नहीं, हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, लेकिन पृथ्वी ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। तो पृथ्वी ने सीधा संपर्क नहीं लगाया, पकड़ के नहीं खींचा। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा असंपर्क। ठीक है, तो इसलिए गुरुत्वीय बल असंपर्क बल के अंदर आता है। फिर चुंबकीय बल आता है। देखिए जैसे गुरुत्वीय बल है, लगभग उसी प्रकार चुंबकीय बल भी है। यहाँ पे देखिए मेज पे कुछ कीलियाँ रखी हैं और ये चुंबक है। तो ये चुंबक क्या कर रहा है, चुंबक ने कीलियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, चिपका लिया अपने अंदर, अपने पास खींच लिया उसको। ठीक, जब अपने पास खींच लिया, लेकिन इस चुंबक को इस कीली के पास तो लाया नहीं गया, यानी कीली से सटाया तो गया नहीं, लेकिन फिर भी ये कीलियाँ खींच के चुंबक की तरफ चली गई। तो इस प्रकार के बल को भी हम क्या कहते हैं, ये बल भी हमारा आता है असंपर्क बल के अंदर। ठीक है, तो चुंबकीय बल भी किसके अंदर आएगा, असंपर्क बल के अंदर। फिर तीसरा देखिए विद्युत बल। अब देखिए विद्युतीय बल को हम विद्युत चुंबकीय बल भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, विद्युतीय बल का मतलब यहाँ पे विद्युत चुंबकीय बल है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय शक्ति पैदा होती है वो विद्युत के कारण पैदा होती है। ठीक, तो सेम वही चीज़ है, जैसे आपने ये काम किया भी होगा। जैसे प्लास्टिक के पैमाने, यानी जो प्लास्टिक की पटरी होती है, उसको सूखे बालों अथवा कागज से रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएं। यानी हम क्या करेंगे, जो प्लास्टिक की पटरी होती है उसको बालों में ऐसे खूब रगड़ लेंगे, सूखे बालों पे। ठीक, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे रख देंगे और उनके पास ले जाएंगे। ठीक, तो आप देखेंगे कि कागज के टुकड़े प्लास्टिक की जो स्केल है उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, यानी उसमें चिपकने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ ऐसे ऐसे उठने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल लगने के कारण होता है। अब यहाँ पे भी उस पटरी और कागज के बीच में कोई सीधा संपर्क तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो कागज उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, पटरी की तरफ। तो ये भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा असंपर्क बल के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं घर्षण बल की दैनिक जीवन में उपयोग एवं हानि। जो घर्षण बल हो, अभी हमने देखा कि जिस तरह बल कार्य करता है उसके विपरीत दिशा में वो घर्षण बल कार्य करता है। तो ये जो घर्षण बल है, इसका उपयोग क्या है, हानियाँ क्या है, चलिए देखते हैं। कभी कभी घरों के स्नान गृह में चिकनी फर्श पर रबर के चप्पल पहनकर चलने से फिसलकर गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि बर्फ की सतह चिकनी होती है, फलस्वरूप बर्फ की सतह पर घर्षण बल कम होता है, अतः उस पर हम साधारणतया चल या दौड़ नहीं सकते। घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। यानी हम जो भी चलते हैं, दौड़ते हैं, ये सब घर्षण बल के कारण ही होता है।
पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहियों तथा सड़क की सतह के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। यानी जो सड़क बनते हैं या सड़क पे जो गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके पहियों और सड़क के बीच में जो घर्षण बल काम करता है उसी के कारण गाड़ी आगे बढ़ पाती है और ढंग से चल पाती है, सही से चल पाती है। क्योंकि घर्षण बल अगर सही से नहीं, जैसे घर्षण बल अगर कम हो गया तो हम ही सड़क पे नहीं चल पाएंगे, ज़मीन पे नहीं चल पाएंगे, हम फिसल कर गिरने लगेंगे। ठीक है। फिर दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच घर्षण बल के द्वारा ही लकड़ी को काटकर विभिन्न आकृतियां बनाते हैं। अब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा लकड़ी के बहुत मोटे मोटे टुकड़े होते हैं, उनको आरी के द्वारा काटा जाता है, यानी दांतेदार आरी होती है। कभी चक्कू से काटते हुए देखा है आपने उसे? आपने कभी देखा है कि किसी ने बहुत मोटे मोटे लकड़ियों को चक्कू से काटा हो? नहीं ना। ठीक है, चक्कू से रगड़ के तो कोई काटा नहीं, हमेशा किससे काटते हैं? दांतेदार आरी। इससे क्या होता है कि दांतेदार आरी में धार होती है, साथ साथ में वो इस तरह से बने होते हैं, दांतों के कारण जो दांते बने होते हैं उसके कारण उसमें घर्षण बल अधिक हो जाता है। तो घर्षण बल जब अधिक हो जाता है तो हमको बल अधिक लगाना पड़ता है, लेकिन उसी के कारण घर्षण बल अधिक होने के कारण ही वो जो पेड़ है, वो जो लकड़ी थी वो कटी है। देखिए, जहाँ पे घर्षण बल अधिक होगा वहाँ पे हमको बल अधिक लगाना पड़ेगा कार्य को करने के लिए, यानी काम को करने के लिए। ठीक है। घर्षण बल कम होगा तो हमको एक तरह से काम को करने के लिए बल भी कम लगाना पड़ेगा। जैसे अभी वो कैरम खेलते, जो कैरम वाला उदाहरण था, अभी देखिए कैरम में क्या था, अगर कैरम बोर्ड पे हम पाउडर ना डालें तो हमको गोटियों को मारने के लिए थोड़ा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। वहीं जब पाउडर डाल देते हैं तो घर्षण बल कम हो जाता है और हम बहुत हल्के हाथ से ही मारेंगे तो जो गोटियां हैं उसकी वो जल्दी से दूरी तक या सरकेंगी ज़्यादा। ठीक है। चलिए, घर्षण बल से हानियाँ। देखिए, घर्षण बल के कारण वाहनों के पहिए के टायर घिस जाते हैं। ये जो टायर, साइकिल के टायर, चप्पल हमारे घिस जाते हैं जो, और ये जो गाड़ियों के टायर होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये घर्षण बल के कारण ही घिस जाते हैं। जमीन तथा जूते के बीच घर्षण के कारण जूते का तलवा घिसकर टूट जाता है। घर्षण बल के कारण ही विभिन्न प्रकार की मशीनों के कल पुर्जे घिसकर टूट जाते हैं, जिससे किसी भी समय भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है। गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण पेड़ों की सूखी डालियों अथवा पत्तियों के बीच घर्षण बल के कारण जंगलों में आग लग जाती है। तो एक कारण ये भी है जंगलों में आग लगने का, क्योंकि हवाएं तेज चलती हैं तो हवाओं के कारण ही पत्ती और पेड़ आपस में, कई पत्तियां आपस में कई पेड़ रगड़ खाते हैं, यानी रगड़ खाने के कारण वो घर्षण पैदा होता है, घर्षण के कारण ही वो आग पकड़ लेते हैं। ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा ना, लकड़ी को या पत्थर को हम आपस में लड़ाते हैं या लकड़ी को खूब देर तक रगड़ते हैं आपस में तो क्या होता है? घर्षण पैदा होता है और घर्षण से आग जलती है। चलिए, घर्षण बल को अधिक करने के उपाय। घर्षण बल को अधिक करने के उपाय मतलब घर्षण बल को हम बढ़ा कैसे सकते हैं? जैसे अभी केले का छिलका पड़ गया तो वहाँ तो हम फिसल गए। तो ऐसे ही बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ हमको घर्षण बल बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो हमारा कार्य नहीं होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसे नहीं तो हम केले का छिलका ही बिछा देते, उसी पे चल लेते, क्यों गिरते? ठीक है। जल्दी सरक सरक के जल्दी पहुँचते। ठीक है। लेकिन हमको बैलेंस बनाने के लिए, सही से चलने के लिए, कि हमको कोई नुकसान ना हो, इसलिए घर्षण बल जब तक सही सलामत और बढ़िया नहीं होगा तब तक हम ज़मीन पे चल नहीं पाएंगे। देखिए, आपने कभी सोचा है कि पहियों के टायर में छोटे छोटे खांचे क्यों बने होते हैं? ये खांचे सड़क की सतह तथा वाहन के टायरों के मध्य घर्षण बल बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन फिसलते नहीं। ठीक है। चक्की के पहिए और पट्टे के बीच घर्षण बल बढ़ाने के लिए चिपचिपा तरल पदार्थ, जिसको रेजिन कहते हैं, काम में लाया जाता है और ये पदार्थ पट्टों पे लगा दिया जाता है, जिससे पट्टे और चक्की के बीच में घर्षण बल अधिक हो जाता है और वो चक्की घूमने लगती है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं घर्षण बल कम करने के उपाय। अभी तो था बढ़ाने के उपाय, अब कम करने के उपाय देखते हैं।
आपने देखा होगा कि मशीनों के कल पुर्जों को घिसने व टूटने से बचाने के लिए संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। आपने देखा होगा कि हम अक्सर जब गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं या हमारे घर में हमारे पिताजी या बड़े भाई हमारे गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, तो उसमें या साइकिल हो गया तो उसकी जो बेरिंग होती है उसमें ग्रीस लगाते हैं, या गाड़ियों के इंजन में मोबिल पड़ता है, मोबिल डाला जाता है। वो सब क्या है? वो इसलिए हैं ताकि जो इंजन के कल पुर्जे घूम रहे हैं गाड़ी में, ऐसे नाचते हैं, खींचते हैं, वो सब घिस ना जाएँ और घर्षण के कारण बहुत गर्म होके टूट ना जाएँ, क्योंकि घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है। जैसे जब हमें ठंडी लगती है तो ठंड में हम क्या करते हैं, आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं ताकि हाथ गर्म हो जाए, यानी रगड़ने से घर्षण पैदा होती है और घर्षण हमको ऊष्मा देती है। ठीक है, समझ गए आप? घर्षण हमको ऊष्मा देती है। तो गाड़ियों के इंजन बहुत घूमते हैं, तो घूमने के कारण जो अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो वो गर्म भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम स्नेहक तेल या ग्रीस इन सब का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो घर्षण कम हो जाए। फिर देखते हैं मछली एवं चिड़ियों के शरीर की आकृति को ध्यान से देखिए। मछली का शरीर कैसा होता है, पंछी का कैसे होता है? एक विशेष आकृति नुकीली है, यानी उनका आकृति नोकीला होता है ना, आगे से नोकीला, बगल में पंख, ऐसा कुछ होता है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हवा में और पानी में, मछली क्या है, पानी में नोक की तरह आराम से चल सके, और जो चिड़िया है वो हवा को चीरते हुए जा सके। तो इनमें वायु एवं जल द्वारा घर्षण बल कम लगता है, जिससे ये हवा या पानी को आसानी से चीरते हुए तैर या उड़ सकते हैं। ठीक है, तो इनका एक आकार ही कुछ स्पेशल तरीके का होता है। चलिए, तो ये तो था बल। अभी बल पढ़ा हमने, अब आते हैं मशीनें। ठीक है, मशीनें क्या होती हैं? देखिए, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीनें कहलाते हैं। यानी मशीनें, हर वो चीज़ मशीन है जो कार्य को सरलता, सुविधाजनक और तेज़ी से करने में सहायक करे या मदद करे, सहायता करे, उसे हम मशीन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्हें हम सरल मशीनें कहते हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए इसमें लिखा है ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन, चारा काटने की मशीन, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि क्या है? जटिल मशीनें। जटिल मशीनें ये कई सारे सरल मशीनों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, आते हैं सरल मशीन। देखिए, यहाँ पे देखिए, मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य को कम समय में पूरा किया जाता है। यानी मशीन क्या होती है? अभी हमने सरल मशीन देखा, और अब यहाँ पे मशीन के बारे में बता रहे हैं। मशीन कह रहा है वो भी मशीन ही थी, ये भी मशीन ही है। साधारण या सामान्य या लोगों के समझने वाली भाषा में हम कह सकते हैं मशीन वो चीज़ है जिसमें हम कम बल लगाकर, यानी थोड़ा-सा बल लगा के हम अधिक कार्य कर सकते हैं। उन्हीं को हम मशीन कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में हम बल तो लगाते हैं। पहले उसको स्टार्ट किए, चाहे अंगूठा दबा के स्टार्ट करिए, चाहे किक मार मार के स्टार्ट करिए, बल तो लगाना पड़ेगा। ठीक, पहले हम किक मार के स्टार्ट करते थे तो हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता था। अभी अंगूठे से कर देते हैं ऐसे सेल्फ स्टार्ट, तो कम बल लगाना पड़ता है, लेकिन बल तो लगाना पड़ा। ठीक, फिर गाड़ी चलने लगती तो एक्सीलेटर को ऐसे-ऐसे करते हैं ना गाड़ी में। ठीक, एक्सीलेटर ऐसे हाथ से बढ़ाते हैं, बल तो लग रहा है लेकिन कम बल लग रहा है। वहीं साइकिल में हमको पैर से पैडल मारना पड़ता है और हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो वही है, हर वो चीज़ मशीन है जो कम बल लगाकर जिससे हम अधिक कार्य को कर सकें और समय भी बचा सकें, कम समय में कर सकें, तो उसे हम मशीन कहेंगे। चलिए, अभी आते हैं हम सरल मशीन के प्रकार। अभी हमने देखा ना ऊपर सरल मशीन, अब देखते हैं सरल मशीनों के प्रकार। देखिए, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तोलक, दूसरा पेंच, झुका तल या नत समतल या अवनत तल। ठीक, चाहे ऐसा तल हो चाहे ऐसा तल हो। ठीक है, तो झुका तल हो गया, घिरनी, पहिया और धुरी। तो ये 5 तरह के होते हैं हमारे सरल मशीनें। अब सबसे पहले देखते हैं हम उत्तोलक।
सबसे पहले प्रकार की सरल मशीन जिसको हम कहते हैं उत्तोलक या लीवर। देखिए, लीवर में 3 चीज़ पहले आप जान लीजिए। लीवर को 3 या उत्तोलक को 3 भागों में बाँटा गया है। वो 3 भाग आप पहले समझ लीजिए। पहला होता है आलम्ब, फुलक्रम, फुलक्रम बोलते हैं इसको। इस होता क्या चीज़ है देखिए, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलम्ब कहते हैं। देखिए, यहाँ पे ये चित्र दिया है, ठीक है? इसमें ये जो पहिया जिस जगह जुड़ा है, ठीक? इस जगह को ही हम कहते हैं आलम्ब, ठीक? चलिए, अब अगला देखिए, आयास। आयास को ही हम बल कहते हैं। एक चीज़ और याद करें, इसलिए इसको इंग्लिश में देखिए एफर्ट कहा जा रहा है, यानी एफर्ट मतलब कहाँ पे आप बल लगा रहे हैं, तो उसी को आयास कहते हैं। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी मशीन में जो अभी हम देखे थे, यहाँ पे था हमारा क्या, हमारा यहाँ पे क्या था, ये हमारा था आपका ये, हाँ, ये इस जगह पे, ये जगह हो गई हमारी क्या, बल यानी आयास, और ये हमारा था आलम्ब, ठीक। इस जगह पे आलम्ब था और इस जगह पे हमारा हो गया क्या, आयास, ठीक। तो 2 बिंदु आपको मिल गए इस गाड़ी में, यानी ये जो जो भी यंत्र है, ये जो भी मशीन है, इसमें 2 चीज़ मिली आपको। एक तो ये आलम्ब हो गया जहाँ पहिया है, और दूसरी तरफ यानी ये देखिए, ये आलम्ब हो गया और ये हो गया हमारा बल, ठीक। तो ये 2 चीज़ मिली। अभी एक चीज़ और देखते हैं। एक चीज़ है हमारा भार, जिसको बोलते हैं भार, यानी एक तरह से जहाँ आप भार रखते हैं उसी को कहते हैं भार। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। अब इसमें देखिए भार कहाँ है, भार हमारा है ये बीच में, जो भी सामान हम रखेंगे वो यहाँ पे रखेंगे। तो ये 3 चीज़ होती हैं, तो 3 चीज़ आप याद रखेंगे। एक तो ये हो गया भार, एक हो गया बल, और एक हो गया हमारा आलम्ब। तो ये 3 नाम अभी याद रखेंगे, इनका काम क्या है ये भी आप जान गए। अब इन्हीं के आधार पे ये जो उत्तोलक है इनको 3 भागों में बाँटा गया है, 3 प्रकार में इनको बाँटा गया है। पहले आते हैं हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक। देखिए, जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, उसमें जिन उत्तोलकों में आयास यानी बल जो है और भार के मध्य आलम्ब आता है। देखिए, ये हमारा कैंची है, कैंची में जॉइंट कहाँ होता है, बीच में, इस जगह पे हमारा जॉइंट होता है, ठीक है, इस जगह पे होता है ना जॉइंट, इसको कहते हैं आलम्ब। और भार यानी कपड़ा किस तरफ से काटते हैं, इस तरफ से, ये हो गया हमारा भार, ठीक। तो एक तरफ भार हो गया और एक तरफ क्या हो गया हमारा, आयास, जिस तरफ से कैंची को पकड़ के हम चलाते हैं, ठीक, उसको कहते हैं बल या आयास। जहाँ पे कपड़ा रखते हैं, जिस तरफ से कपड़ा काटते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, भार। और जहाँ पे कैंची जुड़ी होती है, दोनों मुंह जहाँ जुड़े होते हैं जिस बिंदु पे, उसको हम कहते हैं आपका आलम। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, भार यानी आयास और भार के बीच में जब आलम्ब होता है, तो इस प्रकार के उत्तोलक को हम कहते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक। उदाहरण के लिए आपका कैंची, पिलास, या फिर हैंड पंप, कील निकालने वाली हथौड़ी, प्लायर, सीसा झूला। सीसा झूला क्या होता है, ऐसे होता है ना, और इसमें एक डंडा लगा होता है, एक इंसान इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, तो एक बार इधर नीचे जाता है, इधर ऊपर, फिर इधर नीचे, इधर ऊपर, इसी को सीसा झूला कहते हैं। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या हो गया, प्रथम प्रकार का उत्तोलक मतलब जब जो आलम्ब है वो बीच में हो और एक तरफ भार हो और दूसरी तरफ हमारा क्या हो, हमारा जो एक तरफ भार और दूसरी तरफ बल हो और बीच में आलम्ब हो, ठीक है। तो इसमें हमारा कैंची और पिलास ये सब प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो गए। अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आते हैं। देखिए, जिन उत्तोलकों में भार आलम्ब तथा आयास के मध्य हो, आलम्ब तथा आयास यानी आलम्ब और बल के बीच में जब भार होता है,
जैसे ये आलम्ब हो गया, यहाँ पे बल हो गया और बीच में हमारा भार आ गया। तो इस प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं हमारे द्वितीय प्रकार के। इसमें ये गाड़ी आती है और आपका सरौता, देखिए यहाँ पे आलम्ब है इसका सरौता में, सरौता जिससे हम डली काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे आलम्ब है, यहाँ पे हम बल लगाते हैं और बीच में हम डली रखते हैं, यानी भार हमारा बीच में आ जाता है। तो ये इस प्रकार के सरौता और पहिए वाली ट्राली, ये सब क्या है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। तो ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। तृतीय प्रकार का देखते हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक में आयास भार और आलम्ब के बीच में आता है। देखिए चिमटा याद रखिए, चिमटा जो है वो हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। इसमें देखिए क्या होता है, जो आलम्ब होता है वो बाद में होता है और भार हमारे, यानी जहाँ से रोटी हम पकड़ते हैं, चिमटे में जहाँ से रोटी पकड़ते हैं वो हमारा भार हो जाता है। और पीछे आलम्ब होता है जहाँ चिमटा जुड़ा होता है। और बीच में हम क्या करते हैं, बीच में ही तो बल लगाते हैं, बीच में सिर्फ दल लगा के तभी तो रोटी उठाते हैं, कोई चीज़ पकड़ते हैं चिमटे से। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बल या आयास बीच में आ गया, यहाँ मध्य में आ गया। तो जब भार और आलम्ब के बीच में आयास आ जाए तो वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, जैसे चिमटा चाकू आदि। ठीक। अब आते हैं हम द्वितीय प्रकार के, या जो द्वितीय प्रकार होता है उस पे। देखिए यानी पेंच या स्क्रू। देखिए इसमें क्या होता है, किसी कार्य को, अब ये जो पेंच है हमारा द्वितीय प्रकार का एक मशीन है, ठीक है, एक द्वितीय प्रकार का मशीन ही तो है, सरल मशीन। किसी कार्य को सरल एवं सुविधाजनक बनाने में पेंच स्क्रू भी हमारी सहायता करते हैं। जैसे मोटर वाहन के पहिए को निकालने में उसका धुरादंड को उठाने के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं, यानी जो जैक होता है जिससे गाड़ी के नीचे लगाते हैं और गाड़ी ऊपर उठ जाती है और पहिया हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, उसे धुरादंड या जैक, स्क्रू जैक कहते हैं। धुरादंड पे लगाते हैं और उसको स्क्रू जैक क्या करता है, गाड़ी को उठा देता है। लकड़ी के दरवाजे, खिड़की व अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इनमें स्क्रू पेंच लगाए जाते हैं। स्क्रू पेंच वास्तव में झुके तल के समान होता है। अब देखिए झुके तल क्यों, देखिए ये स्क्रू होता है, मान लेते हैं ऐसा कुछ स्क्रू होता है ना, ऐसे कुछ होता है, ठीक, ऐसे कुछ बना होता है कुछ थोड़ा सा, इसमें बगल बगल में ऐसे ये धारियाँ बनी होती हैं ना, ऐसे ऐसे। तो ये झुका तल की तरह ही होता है, ठीक है। देखिए झुका तल क्या होता है ये भी जान ही लीजिए। झुका तल, देखिए किसी भारी वस्तु जैसे लोहे के भारी बॉक्स को उठाकर मेज पर रखने का प्रयास करें। तो लोहे का बॉक्स तो हम आसानी से जल्दी रख नहीं पाएंगे, अब रख भी देते हैं तो बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। अब लकड़ी का एक मजबूत पटरा लीजिए, अब जब उसको ऊपर हम रख दिए तो फिर क्या करेंगे, एक मजबूत पटरा लेंगे, पटरे को मेज से पृथ्वी पर झुका कर रखेंगे, यानी ऐसे मेज से ऐसे झुका के रख देंगे। फिर अब लोहे के बॉक्स को पटरे की सहायता से मेज पर चढ़ाएं। अब देखिए आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि लोग ऐसे झुके तल पे सामान को ऐसे सरका के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ये क्या है, झुका तल है। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा हमको आसानी हो जाती है, किसी चीज़ को उठा के रखने की अपेक्षा किसी चीज़ को सरका के ऊपर पहुँचाना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। किसी चीज़ को उठा के रखने की अपेक्षा किसी चीज़ को अगर हम सरका के या धक्का दे के ऊपर पहुँचाएँ तो वो हमारे लिए आसान होगा। और अगर वो तल, जो तल है हमारा, वो अगर उसमें घर्षण की मात्रा जितनी कम होगी उतना ही और आसानी होगी हमें, ठीक है। ये पटरे यानी झुके हुए तल की सहायता से भारी बॉक्स को मेज पर चढ़ाने में आसानी होती है। झुका तल एक सरल मशीन की तरह कार्य करता है। मकानों में सीढ़ी, पहाड़ी पर घुमावदार सड़कें झुके तल के अन्य उदाहरण हैं। अब देखिए घर में जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी क्या है, ऐसी होती है ना, तिरछी, ऐसे तिरछी होती है ना, तो वो झुके तल की, झुके तल का एक उदाहरण है। हम सीधा सीधा ऐसे सीढ़ी बना दे तो हम नहीं चढ़ सकते, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं झुका तल। अब आते हैं घिरनी या पुली, जिसको बोलते हैं घिरनी या पुली। देखिए आपने देखा होगा कि कुएं से पानी निकालने में लोग घिरनी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि घिरने से हमें आसानी हो जाती है, किसमें आसानी हो जाती है, पानी को बाहर निकालने में कुएं से। हमें थोड़ा, हमें जो बल है हमारा
पानी निकालने के लिए जो बल हम लगाएंगे वो कम लगेगा। ठीक है। देखिए, घिरनी की सहायता से कुएं से पानी बड़ी आसानी और सुविधाजनक तरीके से निकाला जा सकता है। किसी भारी बोझ को भी घिरनी की सहायता से उठाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, क्रेन से लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ उठाते हैं, क्रेन से बहुत सामान उठाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी घिरनियाँ लगी होती हैं। ठीक है। चल घिरनी के संयोजन से कम बल लगाकर भारी बोझ को उठाना सरल एवं सुविधाजनक है। देखिए, एक घिरनी स्थिर होती है, एक चल घिरनी होती है, घिरनी होती है। स्थिर घिरनी जो कुएं से पानी निकालने में जो घिरनी इस्तेमाल होती है उसे स्थिर घिरनी कहते हैं। एक चल घिरनी होती है जो ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे भी सरकती रहती है या ऊपर नीचे भी सरकती रहती है, उसे चल घिरनी कहते हैं। तो घिरनी एक सरल मशीन है। यह चल तथा अचल दोनों तरह में व्यवस्थित होती है। देखिए, चल घिरनी आप एक जगह देख सकते हैं। अ, जो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती हैं, इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियाँ चलती हैं बिजली वाली, इनके जो खंभे होते हैं ना, उनके खंभों में जो तार लगे होते हैं, उन तारों में आप देखेंगे कहीं कहीं पे ये चल घिरनी लगे होते हैं। एक साथ एक जगह दो दो घिरनियाँ लगी होंगी, उसी में से एक घिरनी चल घिरनी का काम करती है। ठीक है। चल घिरनी का मतलब होता है कि एक घिरनी अप, अपनी जगह पे आगे पीछे घूमती हुई हो सकती है, घूमेगी भी और आगे पीछे खिसकेगी भी, उसे चल घिरनी कहते हैं। अब आते हैं पहिया और धुरी। देखिए, रेलवे स्टेशनों पर कुलियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ट्राली में पहिया और धुरी लगी होती है। ट्राली की सहायता से कुली बड़ी आसानी व सुविधाजनक तरीके से भारी बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम बल लगाकर ले जाते हैं। नट बोल्ट स्ट्रेचर ट्राली भी जो स्ट्रेचर होता है, अक्सर मरीजों को लिटाने के लिए इस्तेमाल होता है, भी पहिया धुरी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये हो गया पहिया और धुरी। ठीक है। अब आते हैं हम मशीनों की देखरेख एवं रखरखाव। मशीनों की देखरेख एवं रखरखाव। देखिए, मशीनें स्वतः कार्य नहीं करती, हम सबको पता है। मशीनों को कार्य कराने के लिए कुछ ना कुछ हमें बाह्य बाह्य बल लगाना पड़ेगा। मशीनों द्वारा कार्य कराने अथवा मशीनों से कार्य लेने के लिए बाहरी आयास यानी बल की आवश्यकता होती है, वही बाहरी बल की आवश्यकता होती है। जैसे हल चलाने में बैलों द्वारा, घिरनी की सहायता से पानी निकालने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आयास या बल लगाया जाता है। सरल मशीनों में आयास बल के रूप में होता है। अधिकांश मशीनें लोहे की बनी होती हैं। घर्षण के कारण मशीनें के कलपुर्जे या मशीनों के कलपुर्जे घिसने लगते हैं। इनको घिसने से बचाने के लिए स्नेहक तेल, यानी जो हमारे मोबिल बोलते हैं, जिनको मोबियाइल बोलते हैं, ठीक, अथवा ग्रीस समय समय पर उनमें लगाना चाहिए। जैसे साइकिल के पहियों की धुरी पर ग्रीस लगाने से और पहिए घिरने की धुरी में स्नेहक तेल लगाने से घर्षण कम होता है और चाल बढ़ जाती है। देखिए, वही मैंने कहा, जब घर्षण, आपको पहले ही बताया कि घर्षण जब कम होगा तो हमको बल कम लगाना पड़ेगा, लेकिन घर्षण अगर अधिक होगा तो हमको बल भी अधिक लगाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। मशीनों की बॉल बेयरिंग में घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस लगाना चाहिए। मशीनों में जंग लगाने वाले भागों को बालू कागज यानी रेगमार, जो रेगमाल कागज होता है ना, जिससे हम अ, लोहे को रगड़ते हैं या दीवारों को रगड़ते हैं, ठीक है, रेगमाल कागज से रगड़कर साफ या सफाई करनी चाहिए। बाहरी भागों पर पेंट कर देना चाहिए। जिस मशीनों से काम ना लिया जा रहा हो उसे स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर ढक कर रखना चाहिए। समय समय पर मशीनों की जांच करते रहना चाहिए। छोटी छोटी खराबी आने पर उन्हें तुरंत ठीक करना चाहिए, वरना वो छोटी छोटी खराबियां एक दिन बड़ी खराबी बन जाएंगी। इसीलिए जैसे ही कोई छोटी खराबी आए तो उसको तुरंत सही कर लेना चाहिए। प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति मशीन को चलाने में दक्ष नहीं होता, अतः मशीनों को चलाने तथा उनसे कार्य करने के लिए प्रशिक्षण अवश्य प्रदान करना चाहिए तथा उसका अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। मशीनों द्वारा कार्य करने में बहुत सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी मशीनों का रखरखाव भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये पाठ हमने पढ़ा। अब हम इस पाठ में क्या क्या हमने सीखा वो देखते हैं। हमने सीखा में, देखिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पे आरोपित करती है। ठीक।
बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल। किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी बस इतना जानिए कि जब कोई कार्य होता है तो जिस गति या जिस दिशा में वो कार्य हो रहा है या कोई वस्तु गति कर रही है, उस गति की विपरीत दिशा में जो बल तल पे काम करता है, दोनों तलों के बीच काम करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, उन्हें सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं: उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया और धुरी। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। अब आपके अभ्यास प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न आप हल करेंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा इसको हल करने की। यहाँ पे बहुत आसानी से मुझे समझाया मैंने। उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। कहीं कोई दिक्कत है तो वीडियो को बस एक बार रिपीट करके देख लीजिए, या फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। अब यहाँ पे आपके जो ये पाठ था आपका बल एवं यंत्र, ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। अगला पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।